विषा, जी जी, या ऐसे लिख लो ना, जी जी और विषा, जी जी विषा। अगला लिखेंगे, अगला लिख लो सरल सा, शब्द एकदम याद नहीं आता। हाँ लिखो, चक्षुश्रवा, 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 चक्षु, चक्षु नहीं है, चक्षुश्रवा, श्रवा। कितने हो गए? एक और लिखो। अगला लिखो मिष्ठान, आखिरी अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान, मिष्ठान। चलिएगा, देखते हैं साहब। पहला शब्द देखो, स्थाई है ना, स्थाई, ई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला, हाँ वापिस, वापिस नहीं होता है, वापस, वापस। मंत्रिमंडल, मंत्री नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल। जब अकेला मंत्री लिखना हो तब लिख देना मंत्री। मंडल जब समूह, एक बात समझ लो, आगे कई सारे शब्द बार बार आ सकते हैं। जब एक शब्द के बाद में या कोई समूहवाचक संज्ञा के रूप में जब अगला कोई पद जोड़ा जाएगा समूहवाचक संज्ञा के बाद में, तो उसमें जो दीर्घ स्वर आता है उसको लघु कर देते हैं। मंत्री में तो अकेला मंत्री है, मंडल में सारे आ गए ना। जैसे अभी असम पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे? पूरा मंत्रिमंडल ही था लगभग लगभग। तो अब उसमें क्या कर देंगे, दीर्घ स्वर को कैसा कर देते हैं, लघु माने छोटा कर देते हैं, मंत्रिमंडल। नहीं लिख सकते, एक ही सिरोरेखा में लिखा जाएगा। हाँ बस। अगला बताओ। हाँ अकेला मंत्री लिखेंगे तो बिल्कुल पुराना वाला है जो हम लोगों को पता है, चार दीवारी। अच्छा, अब मैंने ये शब्द वैसे गलती था, हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया था, गलत भी बोल सकते हैं। चार दीवारी जैसा कोई पूरा अपने हिंदी व्याकरण में शब्द नहीं है, इसको लिखते हैं चहार दीवारी, चहार दीवारी। अब आप कहोगे मनी मन में, वैसे तो कहोगे नहीं, मनी मन में कहोगे, गलत बोला, कैसे सही लिख दें? अब इसका मैंने इसलिए बोला कि अपना एक दो शब्द गलत हो जाते, वो लंबे समय तक याद बने रहते, हमारा गलत हुआ था। तो चहार का मतलब क्या होता है, जिनकी हाइट ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं सुना रहा हूं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा चलें, मुरैना भिंड के आसपास में, वहां पे लोग वहां कहते हैं आम बोलचाल में, खा पी के चार जैसे हो गए हो, मतलब खूब लंबे चौड़े तगड़े हो गए हो। तो जब कोई चीज ऊंची विशालकाय होती, भीमकाय होती, जिनको हमारी पहुंच से ऊंची है यानी पहुंच नहीं सकते, उनके लिए प्रयोग करते हैं चहार। तो कैसी दीवारें हैं ये, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, किलेबंदी टाइप की संरचना है, उसको क्या कहते हैं, चहार दीवारी कहते हैं। अगला बताएं। बहुत बढ़िया शब्द है स्रोत। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आप पूरा पहले तो दंत सा बनाएंगे ऐसे करके, और नीचे ऐसे करके रा निकालेंगे, ठीक है। अब ओ की मात्रा लगा के लिख दो स्रोत, एक ही तरीका है, और जितने भी हैं वो सब गलत हैं। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो क्या था फिर, ये हमारी गलत फहमी का शिकार है। हम भी हैं और ये भी है, दोनों हैं। कारण जरा समझना, क्या था कि सदियों से इसको हम लोग ऐसे लिखते आ रहे हैं। अब होता क्या है कि इसका जो सही जो त्रियक राय वो ऐसे बनाया जाता है, तो समय भ्रांति या टाइपिंग मिस्टेक, लोग बाग अपने आके ज्यादा होशियार हैं, एक लिमिटेड होशियार हो वो मैनेज कर जाता, उसको लगा कि ये साहब त्रा है, ये सही से नहीं बना पाया जल्दबाजी में, तो अपन ने कहा अपन ढंग से बना देंगे। ऐसी क्या जल्दबाजी, अपन ने धीरे धीरे करके इसको इस रूप में ले आए, अपभ्रंश हो गया, हमने तत्सम से तद्भव कर दिया, ऐसे समझ सकते हो। ऐसे ही होता है, तत्सम से तद्भव, कई लंबे समय अंतराल बाद उतार चढ़ाव से ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो ये प्रयोग के कारण ये भ्रांति हो गई, जो कि सारी व्यवस्थाएं गलत हैं, ठीक है। तो अपने लिए जो सही शब्द है वो क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा, कभी भी लिखना हो सोर्स के रूप में स्रोत, तो अपना ये सही है। अगला बताएं। पुल्लिंग,
अब देखना कि सामान्यतः ये आपका सही है, वो हो भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसा करके और लिखो, पुल्लिंग, पापे भी अनुस्वार लगाएंगे और लापे तो लगता ही है, तो अपन पा के साथ भी चलेंगे अनुस्वार लेकर के, पुल्लिंग। ठीक है, अगला बताओ, अनाधिकार। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, अनधिकार। अभी इसको अपन समझ लेंगे ऐसा क्यों हुआ कि हमारे सी सेट में एक सवाल गलत करवा दिया, तब पता चला इसको तो ऐसे लिखना था। तो अनाधिकार जरा देखें, यदि हम इसको लिखते हैं अन प्लस इसका विच्छेद होता है अन प्लस अधिकार। हम लोग जब संधि पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से वहां समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो जरा, देखना आपको पता है इस ना के साथ में हलंत है अन, ये निगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक अर्थ देता है अन, है ना। अब आपको मैंने शायद कल बताया हो, जब किसी व्यंजन से स्वर अलग कर देते हैं तो हलंत लग जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब स्वर इसमें हटा दिया, रहित कर दिया, अभाव है स्वर का। अगली तरफ लिखा है आ, जब अब इनको जोड़ देते हैं साहब तो क्या बन जाता है, तो आप भी बताओगे ना पूरा बन जाता है, तो ना बड़ा हो ही नहीं सकता। बेचारे ये दोनों बेचारे अधूरे अधूरे थे, यहाँ के पूरे हो गए हैं, तो ये बन गया अनधिकार। समझ में आ गया, अनाधिकार क्यों नहीं हो सकता, अनधिकार क्यों है, इसका कारण ये है। अगला बताओ, जिजीविषा, कितना बढ़िया शब्द है। जिजीविषा, कई लोग पेपर देख करके बड़े तनाव में चले गए, इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, तो अब बड़ा डिप्रेस्ड है कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करें, अपन बस एक ही काम करते हैं, 15वां संस्कार हो नहीं रहा तो 16वां संस्कार की व्यवस्था कर लेते हैं। संस्कार तो आपने पढ़े होंगे, 15वां संस्कार कौन सा होता है, 15वां संस्कार नहीं पता। 15वें संस्कार के बाद में मनुष्य के जीवन में कोई जीवित अवस्था में एक भी संस्कार नहीं होता, वो तो 16वां है। हाँ, विवाह संस्कार होता है, उसके बाद आदमी कहता है महाराज बस कैसे भी करके एक करवा दो, अंतिम वाला, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। ठीक है, चलो देखो, जिजीविषा माने जीने की इच्छा। जब अपने को कहीं बताना हो, लिखना हो कि कोई व्यक्ति विशेष जिसके मन में नकारात्मक भाव ज्यादा हैं और वो अब उसको धीरे धीरे अपने आप को इस रूप में ढाल रहा है कि थोड़ा सा समाज से, लोगों से एक ऐसे संबंध बन जाए जिससे जीने की इच्छा थोड़ी सी प्रबल हो जाए, तो उसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिजीविषा, माने जीने की इच्छा। अगला बताओ, चक्षुश्रवा, बढ़िया शब्द है, चक्षुश्रवा। ये लिखा है, चक्षु जो पर्यायवाची होता है किसका, नेत्र का। चक्षु जो पर्यायवाची होता है वो नेत्र का होता है। सामान्यतः श्रवा का प्रयोग हम लोग करते हैं सुनने के अर्थ में, श्रवा या श्रवण सुना होगा, श्रवण तो सुनना है, तो श्रवा का प्रयोग करते हैं सुनने के अर्थ में। तो जब भी कभी हम देखें, जब भी कभी अपने को सुनने के अर्थ, सुनने शब्द का प्रयोग लिखना हो तो आप श्रवा लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपके हिसाब से ऐसा कोई जीव जंतु या मनुष्य में कोई प्राणी ऐसा जो चक्षु माने आंखों से सुनता हो, ऐसी कभी कोई अवधारणा सुनी हो, कोई किंवदंती सुनी हो? सांप के बारे में ये प्रचलित किंवदंती है कि वो आंखों से सुनता है, हाँ, उसके कान नहीं होते। लेकिन एक जीके का प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, कि सांप के शरीर का सबसे प्रबल सेंस ऑर्गन क्या होता है? स्किन, जीभ होती है, इसलिए बेचारा रेंग भी रहा होगा ना तो जीभ पहले निकलती है, ऐसे करके फनफना रहा भी होगा ना तब भी जीभ निकाला। वो ये देखने की कोशिश कर रहा है, मतलब भांपने की कोशिश कर रहा है कितने लोग हैं, इनसे बचना संभव है कि नहीं है। अपने को लग रहा है ये अपने को डरा रहा है, वो बेचारे खुद के बचने की व्यवस्था ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब किंवदंती का मतलब ये कि लोक क्षेत्र में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में जो बात सदियों से प्रचलित होगी वो प्रचलित हो गई। अब उसका कोई ऐसा नहीं विकल्प नहीं है या कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, ऐसा ही होता है। हालांकि सांप ना तो आपकी आंखों से सुनेगा और कान तो है ही नहीं। सांप के लिए सबसे बढ़िया संवेदी अंग क्या है आप जानते हैं? जीभ है, वो उसी से सब कुछ आवाज करेगा। लेकिन क्या है, वही प्रचलन वाली बात है ना, सदियों से जो बात चली आ रही है, जिसको अपन लोग रूढ़िवादिता कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से चक्षु श्रवा पर्याय बन जाता है सांप का या सर्प का। अगला बताओ, मिष्ठान।
अब दुकान वालों को चक्कर में मत रहना। पढ़ के देखो क्या लिखा है, मिष्टान्न, क्या लिखा है ये, मिष्टान्न लिखा है, ठीक है क्या। हाँ अब देखो इसका आपको संधि विच्छेद करके बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। अपना भी लिख लेते हैं, अपना वाला भी। देखो अपन लोग क्या है कि भाई साहब वर्तमान समय में हमें ये देखना है कि अपने को क्या खाना है, हम ये नहीं देखते ये सही है या नहीं है, हमें खाने से मतलब है। फिर वो चाहे जैसे बना रहा हो, क्या चीजों का उपयोग कर रहा है, अपन कोई मायने नहीं रखते उस बात को। अपन को पता है अपने को अच्छी लगती है ना, बात खत्म। चाहे जैसे बनाओ तुम तो ले आओ, चाहे अशुद्ध हो, दूषित हो, चाहे जैसी हो। अब जरा समझना, इसका पहले विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बहुत संधि तो अपन इतनी कर ही लेते हैं बिना पढ़े। क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मिष्ठ और प्लस अगला तरफ जो विच्छेद करेंगे वो अन्न हो सकता है या आन हो सकता है ना, दो ही बन सकता है, तीसरा नहीं बनेगा। मिष्ठ का अर्थ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मीठा होता है। लेकिन अब अन्न और आन का अर्थ मीठे की आन है क्या, ये मतलब इसके हिसाब से सार्थक अर्थ नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए था। इसीलिए ये शब्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है, गलत है। तो इसका क्या विच्छेद होगा जो ये सही बन गया, तो आप बताएंगे इसका जब विच्छेद बनेगा मिष्ट प्लस अन्न, या क्या कर सकते हो अन्न। अब बताओ जरा कौन सा सही लग रहा है आपको, अन्न या ऊपर का अन्न, अन्न लग रहा है तो नीचे का हटा दे, फिर लो हटा दिया। अब बताओ मिष्ट का मतलब मीठा, अन्न माने जो भी खाद्य सामग्री खाएंगे। तो समझ में आ गई बात, कौन सा अन्न, कैसी चीज खाओगे, तो अब सही चीज खा लो, ये तो कुछ भी है गड़बड़ वाली है। तो अब जरा समझना, ये अपना जो अभी तक हम लिखते पढ़ते आए या देखते चले आए वो सारी चीजें गलत हैं। तो मिष्टान्न उच्चारण भी क्या होगा, मिष्टान्न, बिल्कुल सही है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिलावट नहीं इसमें, शुद्ध है 100%। आगे चलें, यही थे 10, चलेगा। लगभग लगभग कितने सही निकले होंगे, एक सही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है अपने, एक सही है। चल कोई बात नहीं, मेरे तो कई महीने तक एक भी सही नहीं निकले थे, कई महीने तक। मैं हमेशा सही बात बताता हूं। चलो देखो कहां पहुंच गए थे कल हम लोग, वर्णमाला में। अच्छा, उनके अपन ने भेद बता दिए थे कि अपने पास संयुक्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और मूल स्वर क्या है, ये तीनों बता दिए थे शायद, है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं, जरा सुनना। इसके आगे की बात करें तो स्वर में देखो चीजें तो बहुत सारी पढ़ने के लिए है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको हम बेसिक बातें बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और कभी लगे कि अपने को नहीं वर्णमाला अच्छे से पढ़ना है तो एक बार अपन सिलेबस कंप्लीट कर लें, जो अपने जो बिंदु टॉपिक दिए हैं उनके बाद फिर हम आराम से चर्चा कर सकते हैं, यदि समय रहा तो, है ना। तो अभी से क्यों अपन समय की बर्बादी करें, लेकिन बेसिक जानकारी में कमी नहीं रखेंगे, आपके लिए चिंता नहीं करनी। जरा सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमने सामान्य स्वर की कल चर्चा कर ली थी, यानी कि 1 मिनट में फटाफट आपको बताएं तो कल आपको यह पढ़ा दिया था कि स्वर के 2 प्रकार बता दिए थे, एक बता दिया था मूल स्वर, एक बता दिया था संधि स्वर। मूल स्वर में आपको बता दिया था छोटा आ आएगा, ई आएगी, ऊ आएगा और री आएगी, है ना। और संधि स्वर फिर से 2 प्रकार के बता दिए थे, इसमें पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर और यहां पढ़ रहे थे हम लोग संयुक्त स्वर, यहां पढ़ रहे थे संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आपने बनाया था बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, कैसे बनाया था ये आपको याद है। हमने संयुक्त स्वर में बनाया था ए, आई, ओ और औ, है ना। ये सारी बातें आपको याद है, क्लियर है ना, ये बात कर चुके थे। इनको सजातीय कहते हैं, इनको विजातीय कहते हैं, इनसे ही सारे स्वर अपने बनेंगे, है ना। स्वर की संख्या पूछेगा तो 3, 4, 7 और 4, 11। अब जरा आगे चलते हैं, अगली बात समझिएगा। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े और स्वर की चर्चा को बढ़ाएं तो अब जरा एक बात समझना, अब जरा यहां से एक बात समझना कि स्वर की डेफिनेशन वगैरह तो आपको याद है। अब देखो यहां से यदि हम बात करते हैं कि स्वर में, कि हमने स्वर तो पढ़ लिया, लेकिन स्वर के बाद हमें व्यंजन पढ़ना होता है, हमें स्वर के बाद सामान्य स्थिति में व्यंजन पढ़ना होता है। तो हम व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी देर में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अयोग वाह कल आपको बताया होगा, अंग और आह को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। अब जरा समझना, इनको अयोग वाही क्यों कहा गया, तो एक छोटी सी डेफिनेशन, और मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपको किसी की भी परिभाषा याद नहीं करनी पड़े, है ना। जीएस याद करना आप खूब दम भर के, हिंदी की परिभाषा याद नहीं करवाएंगे, हिंदी में तो हम बस शब्द को देखेंगे और उसकी परिभाषा वहीं हल्के हल बनाएंगे।
आपको आंसू पारिभाषिक बनवा देंगे। एक शब्द आता है हिंदी में आंसू, आंसू का मतलब होता है शीघ्र। सुना आंसुलिपिक, सुना है कभी आंसुलिपिक? नहीं सुना। शीघ्र लेखन और शॉर्ट हैंड को स्टेनो को कहते हैं, जो जल्दी जल्दी लिखता है। ठीक है, आंसू माने होता है शीघ्र। ऐसे एक पर्याय आता है आशुतोष, कौन को कहते हैं? आशुतोष। किसी का नाम है क्या आशुतोष? अपने बीच में बैठा है, काय को अपने इतना दूर जाए? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से फिर मुंबई जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब बताओ अर्थ। क्या बात है, ऐसा बहुत कम होता है कि अपने नाम का अर्थ पता हो। जल्दी या शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। जैसे मैंने बताया आंसू माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। ये कैटेगरी या ये क्षमताएं पाई जाती है भोलेनाथ में, शंकर जी में। कोई भी दैत्य प्रवृत्ति का आदमी आएगा 4 बार ओम नमः शिवाय बोलेगा, मैंने कि बताओ बेटा क्या चाहिए। इसीलिए उनको आशुतोष भी कहा गया है। तो आंसू का मतलब होता है शीघ्र, है ना। अब ऐसे ही आप शब्द देखोगे और फटाक से परिभाषा बनाओगे। चलो देखते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। हम थोड़ा सा इनको अलग अलग करके देखते हैं। आ अलग किया, योग आपने अलग किया और वह आपने अलग किया। आ का अर्थ अब जरा समझ लेना, जब भी किसी मूल शब्द के पहले आ जाए, छोटा आ, तो वो हमेशा नकारात्मक अर्थ देगा। कैसा अर्थ देगा? नकारात्मक अर्थ देगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब यहां पे अर्थ निकलेगा ना या नहीं का। क्या अर्थ निकलेगा? ना या नहीं का। और योग का मतलब आप भी जानते होंगे, जुड़ना, मिलना, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा जुड़ना। और वह का अर्थ होता है वहन करना। वहन तो शायद समझते होंगे, जिसको अपन कहते हैं कैरियर अंग्रेजी में, मतलब लाने ले जाने वाला, वहन करना। अब जरा देखो इनका क्या है, इनके साथ बड़ी समस्या है। कई विद्वानों ने इनके बारे में तो ये कहा है कि ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको तीसरे प्रकार की कैटेगरी में रखा। जैसे आपने सुना होगा, हम 2 चीजें जानते हैं, एक कैटेगरी ये होती, एक ये होती है। अब इनमें से कोई नहीं है तो वो तीसरी है। अब ऐसी या तो स्वर हो सकते हैं या व्यंजन हो सकते हैं। इसमें भी जब कोई तीसरा है तो आप समझ सकते हैं। वही हाल इनके साथ में होता है। क्या कि ये इनका प्रयोग, कुछ विद्वान की बात कर रहे हैं, अभी फिर बताएंगे मूल बात क्या है। कुछ विद्वानों ने कहा ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि जब हम इसका विच्छेद करके देखते हैं तो इसका जो विच्छेद बनता है वो कुछ ये बनता है। क्यों? आ और मां, इसका उच्चारण हम लोग अंग में करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि स्वर और व्यंजन। तो विद्वानों ने कहा इसमें स्वर भी आ रहा है, व्यंजन भी आ रहा है, और अपन कह रहे हैं कि ये स्वर है, तो इनको हटाओगे। और व्यंजन में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पहले आ रहे हैं, व्यंजन में स्वर कहां आता है? बाद में। तो इसलिए इसको अपन तीसरी कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। अब जरा समझना, तो हम क्या याद रखेंगे, ये कभी भी व्यंजन के साथ वहन नहीं होते हैं। सामान्यतः क्या याद रखेंगे? अयोगवाह स्वर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अयोगवाह कभी भी किसके साथ नहीं जुड़ते? व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। अब स्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो यहां पे एक परिभाषा लिख दें कि इनका प्रयोग, यानी कि स्वर के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं, स्वर के साथ जुड़ते हैं, कॉमा लगाओ, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। किसके साथ नहीं जुड़ेंगे? व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। इनको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। अब जरा देखना इनका प्रयोग, जैसे अपन करके देखें। जैसे इनको हमेशा स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जैसे आपने लिखा यहां पे अंकित, आप जितने भी स्वर और व्यंजन लिखेंगे वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जब आपस में जुड़े होते हैं, एक ही शिरोरेखा में लिखे होते हैं। शिरोरेखा का मतलब होता है ये ऊपर जो अपन ने छत डाली है, ये सीधी रेखा। अब जरा देखो, अनुस्वार का प्रयोग हमने नहीं लग रहा आपको, थोड़ा सा अलग हटके किया है, दूर दूर चल रहा है, लेकिन ये मर्ज होगा तो स्वर के साथ में हो सकता है। अब जैसे हम इसको तोड़ के देखें, अब इसका प्रयोग यो होगा प्लस, अब का है, का के साथ ई है, तो इसका प्रयोग आप कभी यहां नहीं बताएंगे। इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ? स्वर के साथ ही होता है। तो अयोगवाह कभी किसी के साथ नहीं आ सकते, व्यंजन के साथ नहीं आ सकते। एक बार स्वर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यहां तो इनकी रत्तीवर नहीं बनती। दूसरी बात समझना, आप जरा इसका विसर्ग का प्रयोग करके देखें। इसे कहते हैं अनुस्वार। मैंने इसका नाम नहीं लिखा, शायद आप लोग अब इसको याद रखना। जब भी मैं आपको अनुस्वार बोलूं ना, तो आप ये वाला चिन्ह याद रखेंगे, अंकी विंदी जिसे हम लोग कहते हैं, अभी तक कहते हैं। और ये है आपका विसर्ग, ये है अपना क्या? विसर्ग। और इसका उच्चारण अह की ध्वनि में करते हैं। किस ध्वनि में करेंगे? अह। जैसे एक शब्द लिख देते हैं यहां पे, अपन लिखें यहां पे, जैसे लिखा
प्रातः काल। अब जरा आपने कभी ऐसा सोचा है कि इनके साथ क्या समस्या थी, बेचारों को बीच में अकेला छोड़ दिया है रास्ते में? इनके ऊपर कभी हमने ऐसे लाइन खींची है क्या? कभी नहीं खींची, हमने किताबों में भी नहीं देखी, क्योंकि ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इनको अलग लिखा जाता है। इसलिए इनके लिखने का तरीका ये है। तो ना ये स्वर के साथ आएंगे ना व्यंजन के साथ। लेकिन एक बात याद रखो, कभी पूछे किसके साथ जुड़ सकते हैं तो स्वर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन व्यंजन के साथ फिर भी नहीं जुड़ेंगे। ऐसी संरचना को अयोगवा कहते हैं। अब एक बात और अंतिम नियम समझेंगे इसमें, जो वर्तनी में अपने को मदद करेगा। हम लोग कई बार हो सकता है कुछ इस तरह से लिखते हो, जैसे कल शायद वर्तनी में अंत्याक्षरी लिखे थे क्या? अंत्याक्षरी कल लिखे थे, चलेगा। अब जैसे हो सकता है कि आपने अंत्याक्षरी ऐसे लिखा हो, तो अब ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि वर्तमान मानक शैली के हिसाब से इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती, ये मानक नहीं है। तो अब क्या है कि जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर क्या होते हैं अभी भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी बता देते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपको आगे पढ़ाएंगे, वहां पे जो 5वें नंबर पे जितने व्यंजन आते हैं उनको हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे अंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये क्या कहलाते हैं भाई? इनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको रट लो। पंचमाक्षर कौन से हैं? अंगा, या, ड़ा, ना, मा। जहां जहां ये आएंगे इनके स्थान पर इनको इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब जरा समझना, आधा ना है और आधा ना मतलब ये भी पंचमाक्षर है, ये एक ही बात है। तो हम इस ना का प्रयोग अब बंद कर देंगे और इसकी जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? बोलो, क्लियर होगी बात या नहीं हो पाई? आपने शायद कभी ऐसा शब्द कभी पढ़ा हो, पुराने किताबों में शायद कहीं आपको लिखा मिल गया हो, ऐसे करके कहीं कुछ लिखा हो, तो आप इसको पढ़ जाते हैं कि नहीं? अलंकार लिखा है, लेकिन अपने को एक मिनट सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, ये क्यों आया? तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? इसको हटा दो, अनुस्वार लगाओ और कार्य जैसा है वैसा रहेगा। तो ये अपनी वर्तमान की पद्धति है। मतलब कभी पूछे, या हमें याद रखना है कि हम पंचमाक्षर के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। हाँ, दोनों का उच्चारण एक ही ध्वनि में होगा, वो कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि साहब इसको हम अनंत्या पढ़ें या इसको क्या पढ़ें, उच्चारण सेम होगा, कोई अंतर वाली बात नहीं है। तो अब जरा समझिएगा कि अपने पास में कभी पूछे कि कभी लिखने के लिए अयोगवा के ऊपर डेफिनेशन दे दे, अयोगवा 2-3 नंबर में जो भी पूछे, तो अपन बताएंगे कि ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है, या ऐसे बता देंगे अयोगवा का प्रयोग ना, अयोगवा की गिनती ना स्वर और ना ही व्यंजन में होती है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनका हम मेल या इनको जोड़ सकते हैं किसके साथ में? स्वर के साथ में। इनका प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता व्यंजन के साथ में। अब 2 बातें लिख देना, अंग और आहा, इनके नाम जरूर लिखना। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग हम लोग संस्कृत के शब्दों में करते हैं, माने तत्सम शब्दों में सबसे ज्यादा करते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में खूब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, पहचानेंगे भी कि तत्सम तद्भव कैसे पहचाने जाते हैं। तो वहां पे आपको पहचान का तरीका बताएंगे, नियम बताएंगे कि जहां विसर्ग लगा है और जहां अनुस्वार लगा है, वो सारे के सारे शब्द आपके कौन होते हैं? तत्सम होते हैं। हमने यदि अनुस्वार के स्थान पर क्या कर दिया? हमने यदि अनुस्वार के स्थान पर हमने यदि अनुनासिक कर दिया, माने चंद्र बिंदु कर दिया, तो वो आपका तत्सम से तद्भव बन जाता है। ये पंचम आपके लिए तत्सम शब्द है और हमने इसको रिप्लेस किया किसमें? चंद्र बिंदु में, तो ये तद्भव बन जाता है। ये नियम हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जरा समझना कि ये अंतर क्या है। ये पंचम है, अनुस्वार वाला चिन्ह है, ये चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। आगे सब पढ़ा देंगे, लिखवा देंगे, वैसे नोट्स मिलेंगे उसमें सब लिखा होगा। तो अब जरा समझ गए कि स्वर क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं व्यंजन के बारे में। अब आराम से इनको अपन पढ़ेंगे, अब अपने को कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। व्यंजन जरा इनका विच्छेद करके देखते हैं। विच्छेद होगा वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। वी का मतलब होता है विशेष, अंजन का मतलब होता है बोलना या उच्चारण करना, मतलब कुछ विशेष प्रयासों से इनका उच्चारण करना, कुछ विशेष प्रयासों से इनका क्या होगा? उच्चारण होगा। अब व्यंजन का जब हम प्रयोग करेंगे या व्यंजन को जब बोलेंगे तो कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। स्वर की तरह आसानी से नहीं बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी हमको, लेकिन व्यंजन में हमें आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? स्वर की। तो सबसे पहले एक बेसिक बात आपको बताते हैं कि हमें व्यंजन के उच्चारण में हमारे जो शरीर के मुख के जो कुछ अवयव माने अंग या हिस्सा हैं,
उनकी आवश्यकता पड़ती है। पहले उन नामों से आपको परिचय करवा दें, उनके नाम क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का अपन ने ये चेहरा बना दिया, डरना मना है, शायद की बात है। अब जरा ध्यान से देखना, ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज मुझे यही लगती है मनुष्य के शरीर में। जब जब ये चली है तब तब क्रांति आई है, ठीक है। हालांकि नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अब जरा समझो, इसको घेरे रखे हुए हैं जिनको कहते हैं दांत। हालांकि दांत का भी बेचारे का बस नहीं चलता, क्या किया जाए। अब जरा समझना, इसी के पास में यहाँ पे एक संरचना हमको देखने को मिलेगी। अब जरा समझना, हम जीव जानते ही हैं, ये कंठ माने गला जानते ही हैं। अब हम यहाँ पे गला नहीं कहेंगे साहब, क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे। हम इसके जगह पे ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अभी बताया था ना, ये पंचमाक्षर है, ऐसा कर दिया। अब जरा देखो, ये कंठ है। अब जरा समझना, हम लोग खुद प्रैक्टिकल करेंगे, यहां से उतना समझ में नहीं आएगा। हमारे जो ऊपर के जबड़े के जो दांत हैं, वहां पे जीभ ऐसे सीधी ले जाओ, कोशिश करो। अरे करके देख लो, फीस जमा हो जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। मतलब अब जीभ अपन जैसे अपने मुख में अभी जीभ ऐसे रखी, थोड़ी सी ऐसे उठाना है, ऐसे आइए, तो जो दांत की जड़ के ऊपर वाले भाग को स्पर्श कर रही होगी जीभ, इस वाले भाग का जो साहब नाम है ना, इसको आप कहते हैं तालु या तालव्य। याद है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं, तो वो याद रखेंगे ये वाला भाग क्या कहलाता है, तालु या तालव्य कहलाता है। अच्छा, अब जरा समझना, माना कि कहीं पर भी कोई भी जगह हो, यदि थोड़ी सी ऊंची है और हमारी पहुंच में नहीं है और हम उसको छूना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उचकना पड़ेगा। हिंदी में बताएं तो ऐसे करना पड़ेगा, जैसे ये लाइट है, मुझे छूना ही है। अब माना मेरी हाइट उतनी नहीं है, मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, कोशिश करूंगा। जैसे मंदिर पे कोई घंटा लगा है, काफी ऊंचा है, अरे बजा के जाएंगे आज, कुछ भी हो जाए। अब लगे साहब उछलकूद करने के लिए। तो अब जब कोई ऊंचाई वाली चीज होती है, उसको छूना होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें उचकना पड़ता है। तो ऐसी एक संरचना मुख में पाई जाएगी, जिसके लिए जीव को उचकाना पड़ेगा, कोशिश करना जीव को ऐसे उठाने की। तो अपने मुख की जो छत होगी ना, तो इस वाले भाग को, इसको कहते हैं आप मूर्धा, या इसी को कहते हैं मूर्धन्य। अब आपको एक बढ़िया शब्द का अर्थ बताएंगे, मूर्धा या मूर्धन्य। आपको कभी हिंदी में बात करनी हो ना, किसी व्यक्ति में थोड़ा सा इंप्रेस जमाना हो, तो आप उस व्यक्ति से कह देना कि आप तो बैसाख नंदन हो, बैसाख नंदन हो। अच्छा, पता है आप लोगों को? तो मत कहना, मैंने सोचा पता नहीं है। तो अपन उसको बैसाख नंदन बोलते हैं, समस्या आ जाए फिर, क्योंकि बैसाख नंदन पर्याय गधे का होता है। चलो, तो आप उस व्यक्ति को नरपुंगव कह देना, नरपुंगव। अब माना कि चुनाव का सीजन चल रहा है इस समय, लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव है, और नेताजी को अपन कोई विधायक जी आए, अपन ने कहा हमारे नेताजी क्या एकदम नरपुंगव हैं? क्या है? अरे नरपुंगव हैं। तो नरपुंगव का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ। लेकिन नेताजी कौन सी हिंदी पढ़े, और उनको बैसाख नंदन कह दें, और थोड़ी देर पहले जानकी नंदन कह दें, रघुनंदन कह दें, और उसके लगे ही हाल बैसाख नंदन। मैंने कि बहुत बढ़िया बेटा, कमाल कर दिए। और यदि आपने नरपुंगव कह दिया तो उनके बस की बात नहीं, समझ जाएं। लेकिन नरपुंगव का अर्थ क्या होता है, पुरुषों में श्रेष्ठ। ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसको हम लोग वास्तविकता में सम्मान करते हैं, मान रखते हैं उसका, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे समाज के लिए या हमारे परिवार के लिए, हमारे निकट आगामी भविष्य के लिए ये बड़े मूर्धन्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। मूर्धन्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। मूर्धन्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। तो अब इसको आप लोग याद रखना, मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। या इसको हम ऊंचा भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, और क्या भी कह सकते हैं, ऊंचा भी कह सकते हैं। अब देखो, आपको अपने आप याद हो जाएगा, मुझे याद नहीं करवाना पड़ेगा। कोई हमारे मुख का ऐसा भाग जो सबसे ऊंचा है, वो उसका नाम क्या होगा, मूर्धन्य होगा। अब वो हिस्सा कौन सा है आप समझ जाओगे कि जीव हमको वहां पे ऐसे करके खड़ी करनी पड़ेगी, वो भाग क्या कहलाता है, मूर्धन्य कहलाता है। ठीक है, तो ये मूर्धन्य की बात होगी। तो हमने कंठ देखा, तालु देखा, मूर्धन्य देखा, दांत जानते ही दांत बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारे होठ के माध्यम से या इनके माध्यम से आवाज बाहर निकलेगी, तो कभी पूछेगा, होस्ट का भी बड़ा अहम रोल रहता है, तो इनको भी याद रख लेंगे। तो अब देखा, 1 2 3 4 और आपके दांत 5, इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है।
हम लोग जब व्यंजन का उच्चारण करेंगे इन सबका बड़ा अहम रोल रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि सरल चीज है और बस हो सकता है कि पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बस ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया व्यंजन के बारे में, इसको कुछ विशेष प्रयासों से बोला जाएगा। जैसे समझना, एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जरा इसको जरा बोल के बताना, इसको जरा बोल के बताना, और इसको जरा बोल के बताना। यदि अच्छा, इसको पढ़ के बताना। मतलब आपको लग रहा एक एक करके हम सब बोल देंगे, तो मैं भी मास्टर ही हूं, सब इकट्ठे लिख दूंगा। अब हमारा, अब मैंने क्या, ऐसे नहीं कि इसको अपन एकदम फ्रीली होके नहीं बोल सकते, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे बोला जाए। 1 मिनट सोचेंगे ना, 1 मिनट नहीं सोचें, 21 सेकंड तो सोचेंगे। अभी लिखा है राम, मान लो थोड़ी देर के लिए, इसमें ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि सरल शब्द है। तो व्यंजन में कुछ ऐसे भी व्यंजन मिलेंगे जहां के उच्चारण को सटीक करने के लिए, क्लियर बोलने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा या कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके उनका क्लियर या सटीक उच्चारण हो पाएगा। तो अब हम इनकी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जरा आओ इसकी परिभाषा देखो। तो व्यंजन की परिभाषा क्या बताएंगे, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात, उच्चारित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखोगे कि, दूसरी बात याद रखेंगे, बिना स्वर की सहायता के बिना स्वर की सहायता के ना तो हम इनको लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते, माने उच्चारण कर सकते। तो इनके लिए क्या और जरूरी है, स्वर भी बहुत जरूरी है। तो हम याद रखेंगे कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तो ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है। ठीक है, मूर्धा और तालु गलत बता दिए हैं। क्या गलत बताया है? तालु यही तो होता है जहां जीव अपनी दांत के लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और जीव जहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मुख की इस छत को छुएगी, उसको मूर्धा कहते हैं। कोई गलती नहीं है, आप एक बार देखिएगा अजय, है ना, और फिर कुछ तनाव लगे तो बताइएगा। गलत की तो गुंजाइश ही नहीं हो सकती, वो भी वर्णमाला जैसे टॉपिक। अगली बात देखो, क्या था ये बात? हाँ, हम बात कर रहे हैं कि बिना स्वर की सहायता से इनको क्या नहीं कर सकते, ना तो लिख सकते ना ही पढ़ सकते। दूसरी बात समझिएगा कि इनके लिए इनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु, इनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु खर्च होती है, इनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु खर्च होती है। ये बात और याद रखेंगे। बस 3 पॉइंट हमने याद रखे, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं ये बता रहा था कि एक आध पॉइंट हो सकता है भूल जाए, तो कम से कम 2-3 लाइनें रहेंगी तो एक संतोषजनक अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बात आप जरा यहां से याद रखिएगा। चलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझते हैं। यदि इतनी बात हमने याद रख ली तो अपने व्यंजन का एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगली बात, यदि माना कि व्यंजन से कभी कोई सवाल पूछता है तो 2 लाइन की परिभाषा लिख के लिखना। कुल व्यंजन अपने पास 33 होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन कभी पूछे या हमें कभी आगे और बताना पड़े तो व्यंजन के प्रकार होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार 5 याद रखेंगे, व्यंजन की संख्या 33 याद रखेंगे, ये अपने को समझना है। अगली बात समझो, अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो एक एक करके इनके नाम की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो प्रकार आएगा इसका नाम है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले यदि बात की जाए तो आप बताएंगे स्पर्शी व्यंजन। दूसरा नाम याद रखेंगे, इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन, इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। कभी व्यंजन के प्रकार लिखने के लिए देगा तो आपके लिए नाम याद रखना जरूरी है। फिर आप बताएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, फिर बताएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और फिर अगला बताएंगे हम लोग चौथा, इसका नाम है द्विगुण व्यंजन, इसका नाम है द्विगुण व्यंजन। इसको उच्छिप्त भी कहते हैं,
इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और अगला पांचवा और अंतिम याद रखेंगे, इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। इसका नाम है साहब संयुक्त व्यंजन। हमने संयुक्त स्वर पढ़ा था, सेम उसी तरह से पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो अपने पास स्वर की परिभाषा हो गई, स्वर की संख्या हो गई, स्वर के प्रकार हो गए, ये बात आप यहां से याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। चलो अगली बात देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नहीं अभी यहीं हटा नहीं रहे। अब इसमें हम एक और बात क्या याद रखेंगे, आपसे पूछे कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा 25 होती है। कहां से कहां तक होते हैं तो बताएंगे, का से मां तक होते हैं, ठीक है। अपने से पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आंसर होगा 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं तो बताएंगे, या, रा, ला और वा होते हैं, ठीक है। अपने से पूछेगा कि साहब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात बताओ, तो इनकी भी संख्या साहब 4 है और इनके नाम याद रखेंगे, शा, शा, सा और हा। ये इनके चारों की बात हो गई। अपने से पूछेगा द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन की बात पूछेगा, तो द्वि से याद रखेंगे, इनकी संख्या ही 2 है। द्वि का मतलब 2, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। अब ये हैं कौन कौन से, तो आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, लिखते समय यहाँ पे डा और ढा के साथ में नीचे ऐसे करके बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इनको पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक करके सब सारे पढ़ाएंगे अभी आपको, तो जैसे हम इस मुद्दे पे आएंगे तो बताएंगे इनका प्रयोग कब और कैसे करते हैं। हालांकि इनको वर्तमान में अपनी हिंदी में शामिल नहीं है, अपने वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं है, लेकिन जो पुराने शब्द हैं वो शब्द तो नहीं हटाए जा सकते, उनका प्रयोग आज भी है, ठीक है। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंक देना, अलग करना, तो इनको अभी वर्तमान में गिनती में नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या साहब 4 होती है। कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे, छ, त्र, ज्ञा और स्र, ठीक है। इनकी संख्या 4 है और मुख्यतः 3 होते हैं, और ये अंडरलाइन कर लेना 3 के साथ में, इसको बात मतलब अलग से जोड़ा है लेकिन अपन याद रखेंगे। इनको पहले नोट करना चाहो तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ, मत करो नोट, कोई बात नहीं है। कल मैंने बोला तो था, देखो जब जितनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी बस। द्विगुण, इनके क्या है, ये डबल कैरेक्टर है। द्वि माने 2, गुण माने लक्षण। ये डबल, ये हमें क्या परेशान करते हैं। अभी स्पर्शी व्यंजन में इनके भाई और मिलेंगे जिनके साथ नीचे बिंदी नहीं होगी, ध्यान होगा शायद, ठीक है। तो अब वहां पे आते हैं तो ये क्या थोड़ा सा हमें भ्रमित कर देते हैं। तो वही बता रहे थे आपको कि इनको अपन बताएंगे। जैसे अपने को शब्द लिखना हो, जैसे अब एक उदाहरण समझ लो, अपन बात कर रहे हैं तो आपको लिखना है ये, ठीक है, और आपको लिखना है ये। अब दोनों में अंतर है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत समय से, जब से संस्कृत भाषा थी आपकी, एंशिएंट पीरियड में आप लोग पढ़े होंगे, जब वेदों का संकलन किया गया था, उस समय के बाद से हम लगातार सरलता की ओर भाग रहे हैं। आज भी सरलता की ओर भाग रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है सरल, उससे भी सरल, इनका और सरल बनाओ। अरे इतना सरल नहीं, और सरल कह रहे थे। तो अपने पास संस्कृत भाषा थी, हमने संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, ये सरल से सरल है, मतलब संस्कृत थोड़ी सी टफ थी तो वैदिक बनाई। हालांकि ये संस्कृत के दोनों रूप माने जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे लौकिक, लेकिन लौकिक भी समझ में नहीं आई, तो आपने देखा होगा तब तक गौतम बुद्ध आ जाते हैं उधर से। उन्होंने कहा कि हम नई भाषा चलाएंगे, पाली, जो बिल्कुल सरल टाइप की होगी। वो भी ठीक थी, लौकिक से सरल थी, लेकिन अपनी आदत क्या थी, पूरी पुरानी सरल चाहिए। तब तक महावीर स्वामी भी आ गए, मैंने कहा तुमको और सरल देते हैं, रोको जरा। क्योंकि भाई उनको ज्यादा लोग बाग सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल सरल तरीके में पढ़ाए, बिल्कुल सरल तरीके में अपनी बात बता दे। लोग बाग सीधी सीधी बात है उससे जुड़ते हैं। तो यही आपके गौतम बुद्ध ने किया था, यही महावीर स्वामी ने किया। वो उनसे सरल लेकर के आए। अपने का अभी भी आनंद नहीं आ रहा साहब, और सरल है कुछ। तब जाकर के भाषा में अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब बदला हुआ रूप, या आप कह सकते हैं परिवर्तित रूप, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बिखरा हुआ रूप, है ना। तो अब वहां से कई सारी फिर भाषाएं बनती, वहां पे अपन फिर अवहट्ट को पढ़ते हैं। अवहट्ट को पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अवहट्ट के बाद में फिर हम देखेंगे आज की अपनी वर्तमान की हिंदी का वर्तमान स्वरूप हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
चलेगा। तो अब यही तरीका है कि हम लोग धीरे धीरे करके सरल होते आए, हमने इसीलिए ये कंफ्यूज करते थे, अपने इनको हटा ही दिया। मनुष्य इतना खतरनाक प्राणी है इस दुनिया में, उसको ऐसा लगता है हमारे शरीर का कोई अंग हमें परेशान कर रहा है, वो निकलवा के फेंकवा देता है। ये तो फिर पढ़ाई लिखाई की बातें हैं। अपेंडिक्स के बारे में सुना है? सोचो आप, उसके लिए पेट फटवा देता है, उन्हें कहा हटाओ, झंझट नहीं चाहिए। तो ये तो पढ़ाई लिखाई में क्या को इतना कलेश झेलेगा वो। तो इनको हमने क्या किया है कि वर्तमान में हटा दिया। अच्छा, उच्चारण भी अलग अलग होगा इनका, ऐसा नहीं कि चाहे कुछ पढ़ दें आप। हाँ, ये अब अंतर है ना। अब मान लो मेरे जैसा आदमी जिसको हिंदी इंग्लिश सब एक जैसी लगती हो, और कहीं पार्किंग की जगह वहां लिखी हो पेड पार्किंग, और पेड़ के ऊपर ही बोर्ड लगाओ, अपन ने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी, आराम से बैठ, वो आया देना भाई साहब 100 रुपए, कहा भाई साहब, अरे पैसे देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। मैंने काय के लिए लिखा है ना, पेड़ और पार्किंग दोनों है, पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। अब इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है, बड़ी भ्रांति थी। तो हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए भाषा विज्ञानियों ने क्या किया, इनको हटा ही दिया। मीनिंग कंफ्यूज मत होना, हटा ही देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछेगा 25 बता देंगे, कहां से कहां तक होते हैं, कहां से मां तक होते हैं। फिर पूछेगा अंतस्थ व्यंजन, इनके बारे में सबके बारे में समझेंगे अभी। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 याद रखो, कौन होते हैं, 11 लावा होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है, तीनों सा हा याद रखो, एक ही सांस में। द्विगुण या उच्च 2 होते हैं, डा और ढा, ये बनावट याद रखेंगे। अगली बात है संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञा और स्रा। अब मैंने एक बात बताई थोड़ी देर पहले, व्यंजन की संख्या 33। अच्छा, गिल ने आपका गणित बढ़िया बताया है मुझे सर ने, कि आप लोगों का गणित बहुत बढ़िया है। 25 और 4 और फिर अच्छा, अभी सी सेट की क्लास नहीं लग रही, टोटल कितने होगा, टोटल बता दो। 39 होगा। चलो, मुझे भी बस याद ही रटे सी डली है, और कितने हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता 39 ही होंगे सबका जोड़। अब जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपने पास इनकी संख्या तो ये थी, लेकिन आप सबने जुड़वा के तो ये इतना करवा दिया साहब, 6 ज्यादा हो गए, है ना, 6 की संख्या ज्यादा हो रही है। अब जरा समझो इनको, अभी हम लोग अभी आपको बताए थे कि हटा दिया है, तो 2 ये कम कर देंगे। और संयुक्त व्यंजन को हम लोग वर्णमाला में या व्यंजन में गिनते नहीं हैं, तो टोटल 6 कम हो जाएंगे। तो यहां पे यदि अपन 6 कम कर देते हैं तो कितने बच जाते हैं, 33 बच जाते हैं। कितने बच जाएंगे, 33 बच जाएंगे। इन दोनों को हम व्यंजन की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, मैंने शायद कल बताया हो, तो ठीक है, यहां से आ से शुरू करके अंग और आह तक खत्म करते हैं। ये आप अंग और आह पे खत्म करते हैं। ये तो स्वर की लाइन होगी, आप लोगों को याद आ रहा होगा। इसके बाद हम का, इसके बाद यहाँ पे चा, फिर इसके बाद टा, और इसके बाद ता, और इसके बाद पा, ऐसे करके ये पूरी लाइन होती कि नहीं होती। कहो तो पूरी लिख देंगे, नहीं तो इतना इसलिए लिख रहे हैं कि आपको पता है, पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो, आप सर ने विशेष कहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले में अपन थोड़ा सा आराम से चलेंगे, हिंदी मीडियम वालों को दौड़ाएंगे, क्योंकि वो पहले से जीवन निकला है, वो वैसे ही खग्गी लोग हैं, है ना, मतलब अनुभवी लोग हैं। तो आप लोगों को कुछ चीजें कठिन लगे, आप बेझिझक बता दो कि ओलम पूरी लिखना है, मतलब वर्णमाला लिखना है, नोट्स में है। हाँ, नोट्स में तो सब है ना, तो कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं। हाँ, नहीं, अभी पूरा सुनाएंगे, अभी स्पर्शी व्यंजन कराएंगे ना, तो ये सब वहीं पे बात भी करेंगे। अभी बस एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि एक जो सीक्वेंस होता है, जैसे हाँ, आपने देखा छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें आती है ना, बाल पहाड़ा टाइप की, उसमें इसी तरह से लिखा रहता है, बस वो वाला क्रम आपको बताने का प्रयास है। तो पहले तो ऐसे का से पा तक ये पूरी 4-5 लाइनें हैगी, 5 लाइन। इसके बाद क्या आता है जरा बताना थोड़ा सा। इसके बाद आता है या, रा, ला, वा। देखो, बोल करके पढ़ने से ये फायदा होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाता है। अब इसके बाद आता है शा, सा, सा, हा। अब कौन आएगा, हाँ, अब कौन आ जाएगा, क्षेत्र, ज्ञा। अभी तो आपको बताए थे इनको 3 लिखते हैं, ये संयुक्त व्यंजन में अंडरलाइन करवाया था ना 3, लेकिन अलग से क्या, स्रा, ये वाला। तो अब देखो, ये पूरा तरीका होता है आपकी वर्णमाला का, है ना। अब हम चलते हैं अपने बिंदु, अपने टॉपिक की ओर, जहां पे हमको क्या पढ़ना है, स्पर्शी व्यंजन पढ़ना है। अब स्पर्शी व्यंजन का क्या हम परिभाषा बनाएं और कैसे इसकी डेफिनेशन तैयार कर पाएंगे। तो आपको मैंने ये बताया था, ये कहां से आ गया,
आपको मैंने ये बताया था कि अपने पास में हमें परिभाषा बनाना है तो शब्द को थोड़ा सा समझना है। अब आप इतना तो बता ही सकते हैं कि इस शब्द को लिखने के लिए जो मूल शब्द रहा होगा वो कौन सा रहा होगा। मूल शब्द का मतलब इसमें से आपको लग रहा है कि कोई प्रत्यय जैसी चीज है, उसको यदि हटा देने से शब्द पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कोई शब्द लग रहा है? इसी में से थोड़ी सी कलाकारी कर दें तो ई हटा दो, फिर क्या बचेगा? स्पर्श बचेगा। मतलब फिर भी उसका अर्थ निकलेगा ना। ये कहीं ना कहीं स्पर्शी जो बना है वो किस शब्द से बना है? स्पर्श से बना होगा, ऐसा अपन अंदाज लगा रहे हैं। फिर बना चाहे जहां से हो, अंदाज अपना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे अपने को समझ में आ रहा है ना, इसलिए। अब जरा देखो, स्पर्श का मतलब भी जानते हैं हम लोग, अंग्रेजी में टच कहते हैं, हिंदी में छूना कहते हैं, उसी का पर्याय स्पर्श है। अब जरा देखो, मतलब यह हुआ कि स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु या जीव, जिसको जिह्वा कहेंगे हिंदी में, हमारी श्वास वायु या जिह्वा मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती होगी, और मुख के जिस विशेष भाग को स्पर्श करेगी उसी स्पर्श स्थल के नाम से उस पूरे वर्ग का उच्चारण स्थल का नाम दे दिया जाएगा। अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि क्या परिभाषा थी, थोड़ी समझ में आई फिर निकल गई, कोई बात नहीं, एक लिख के बताते हैं फिर अपने को क्लियर होगा। हम इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, यदि एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा तैयार कर लें तो हमें क्या याद रखना है कि स्पर्शी व्यंजन को, आपको मैंने बताया था कि 25 संख्या है, कुल कितने व्यंजन होते हैं? 25। अच्छा, इनमें क्या करेंगे हम? वर्ग में बांटेंगे और ये यहां पे लिखे जाएंगे आपके स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। और वर्ग में बांटे जाएंगे तो इसके वर्ग में पहला वर्ग याद रखेंगे का वर्ग। अभी थोड़ी सी पीछे चलें तो मैंने बताया कि यहां पे आपको बताया का से लेकर के कहां तक जाते हैं? मां तक जाते हैं। तो मतलब अपने को पहला व्यंजन याद रखना है का वर्ग, तो ये पहला का वर्ग ही है। इसके बाद जो अगला वर्ग आता है चा वर्ग, फिर आएगा टा वर्ग, का चा टा, फिर आता है ता वर्ग, और फिर आएगा आपका पा वर्ग। तो इनको एक सीक्वेंस में याद रखो, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, ठीक है, सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और नहीं तो बड़े शानदार एक टीचर ने इसको याद करने का बड़ा अच्छा सा एक तरीका बताया है, कचोटता प्यार, ऐसे याद कर लो। हाँ, कचोटता प्यार, कचोटता, का चा टा ता, कचोटता प्यार। अरे पास से याद रखने के लिए बता दिया, ठीक है। नहीं तो अपना तरीका याद रखो, बढ़िया है, रटने वाला सिस्टम, ठीक है। एक दो बार बोलोगे, जीवन में नहीं भूलोगे, का चा टा ता पा, ठीक है। और अभी घर जाओ तो रास्ते पर बोलते हुए जाना, दुनिया कुछ भी कहे इस बात की परवाह नहीं करना, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा पा। तो अपन, आप विश्वास मानिएगा, एक आधी 2 मिनट बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं बस उनको मेहनत करना है, बाद बाकी सबको याद है, मुझे पता है। अब देखो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, अपने को कुछ आगे करना ही नहीं है। का वर्ग लिखा है तो का यहां लिखो, लिख दिया। अब का के आगे की पूरी लाइन कंटिन्यू करना है। अब बताओ का के बाद क्या आएगा? फिर अब कौन है? अब देखो ये, अब याद रखना ये अड़ा खाली नहीं है, इनका सबका अपना खुद का अलग अलग उच्चारण होता है। इसको पढ़ेंगे अंगा, कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा, अड़ा नहीं पढ़ेंगे, अंगा, ऐसे करके एक तरीका बता, अंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो चा, तो आपने लिखा चा, छा, जा, झा, अब इसको पढ़ेंगे इया, इया, ठीक है। फिर है टा, टा, ठा, सही है ना? हाँ। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, इसको यहां पे बिंदु का प्रयोग नहीं है, लेकिन द्विगुण में करते हैं। अब देखो टा, ठा, ड, ढ, ड़, ये ड़ है जिसको हम तीनों एक जैसा पढ़ रहे होते हैं, वो वाला ये है। अब देखो अंगा,
या ड़ा, अंगा या ड़ा, और अभी आएगा ना और फिर आएगा मा। ठीक है, ता वर्ग लिखा, ता, था, दा, धा और ना। मतलब आज समझ में आ रहा है दुनिया कितनी गोल है। ठीक है, अरे बढ़िया किया, बड़ा एहसानमंद है हम तो आपके स्कूल का कि ढंग से नहीं पढ़ाया। पा, फा, बा, भा और मा। अब देखो जरा इनको यहां लिख दें 1 2 3 4 और 5, और ऐसे 5 हैं ये। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, यदि अपने को याद रह गई हो, पंचमाक्षर जैसी कोई चीज बताई थी। तो ये स्पर्शी व्यंजन में कौन से नंबर पे आ रहे हैं? 5वें नंबर पे आते हैं, इसलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? हाँ हाँ हाँ, बस बस, ठीक है। तो ये पंचमाक्षर है। अगली बात देखिएगा, अगली बात देखिएगा, क्या देखना है, ये पंचमाक्षर बने। अब जरा समझना, हमें करना इतना छोटा सा काम है कि आप एक काम करें इसको। अच्छा, एक और पॉइंट समझो फिर हम आगे चलते हैं। जब हमें कभी शुद्ध व्यंजन लिखना हो ना, जब हमें कभी शुद्ध व्यंजन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? उसे स्वर रहित कर देंगे। ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। समझ गए बात को? का माने इसमें स्वर साथ में है, आ है, इसमें हलंत लगा, समझ गए, स्वर हट गया। तो शुद्ध व्यंजन ये आप देख रहे हैं ना, सबके साथ हलंत का प्रयोग किया, इसमें सब में शुद्ध व्यंजन लिखे। हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम पहले इस लाइन को बोल के देखेंगे कि हमारी जीभ में कोई मूवमेंट है या जीभ कहीं स्पर्श करती है। भाई जीभ जिस जगह स्पर्श करेगी वहीं तो अपन बता पाएंगे कि ये कहाँ का स्पर्शी व्यंजन है, कहाँ जीभ टच करती है। तो इसको धीरे धीरे बोल करके देखते हैं कि जीभ कहाँ टच करती है। कहीं नहीं करेगी तो कहीं पे जोर पड़ेगा। देखते हैं, बोल के देखें। क, ख, ग, घ, अंगा। धीरे धीरे आ जाएगा, आ जाएगा धीरे धीरे, चिंता वाली बात नहीं। अब लेकिन जीभ पे ध्यान दो, थोड़ा सा जीभ पे ध्यान देंगे। आप इसको थोड़ी देर भूल जाओ, अपन यहां तक आएंगे नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां नहीं आ रहा है, हम 4 तक ही बोलेंगे। क, ख, ग, घ। बताओ जीभ कहां टच कर रही है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। मतलब आप लोग सही बोल रहे हो, मतलब बिल्कुल सही उच्चारण है। क्योंकि हम जैसे का वर्ग बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ इतनी आलसी हो जाती है का वर्ग में कि ऐसी की ऐसी रखी रहती है। क, ख, ग, घ, अंगा। जल्दी जल्दी बोल के देखो, समझ में आ जाएगा। क, ख, ग, घ, अंगा। अब कहां जोर पड़ रहा है? फिर से बोलते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। यहां पे ऐसा लगेगा, इसको 3-4 बार एक फ्लो में बोले तो लगेगा अरे यार कुछ तो हो रहा है। क, ख, ग, घ, अंगा। आज घर पे जाना, अपने रूम में पहुंच, रास्ते में नहीं, रूम में पहुंचेंगे, और रास्ते में तो ये वाला का चटा था। अब रूम में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा खा पी के आराम से, थोड़ा सा 1 आधी घंटे रिलैक्स करके आराम से एकाग्र होकर बोलने की कोशिश करें। क, ख, ग। ये देखेंगे कहां थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। तो जब इसको बोलते हैं ना, तो हमारे कंठ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो इसका का वर्ग का जो उच्चारण स्थल बनेगा ना, जो का वर्ग का उच्चारण स्थल बनता है, वो होता है कंठ। तो कभी हमसे पूछे कि स्पर्शी व्यंजन में का वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है, तो का से ही कंठ कितना सरल है। तो का वर्ग का यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगले वर्ड पे चलते हैं। चा। अब ध्यान देना, जीभ का फिर से मूवमेंट समझेंगे, ये कहां टच करती है। अभी मैंने जगह आपको बताई थी, बोल के देखो। चा, छा, जा, झा, या। इसको छोड़ सकते हैं, ये चलो अभी हमें जगह याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, जगह मैं बता दूंगा। आप तो ये देखो कि अपने दांत के जो ऊपरी दांत का जो मसूड़े वाला भाग है उसके पास जा रही है क्या? लगभग 45 डिग्री के आसपास अपनी जीभ ऐसे करके बोले जा रहे होगे। अपनी जीभ ऐसे खड़ी तो नहीं हो रही। यदि ऐसे होगी तो साफ गड़बड़ है। यदि थोड़ी सी झुक रही है, मतलब थोड़ी सी उठ रही, तो ठीक है। तो ये जगह मैंने बताई थी, तालु या तालव्य कहते हैं।
क्या कहते हैं? तालु या तालव्य कहते हैं। जैसे कि बात की जाए, अभी यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं गए हम लोग, यहीं कहीं छपा होगा, कहाँ गया, ये है। अब देखो जरा, मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पे लगभग 45 डिग्री का एंगल बनेगा तालु, और बिल्कुल जीव 90 डिग्री पे खड़ी होती है, वो मूर्धा है। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा बन गया? तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाले भाग के लिए कि चा वर्ग का उच्चारण स्थल होता है कहां से? तालु या तालव्य। क्या होता है? तालु या तालव्य बता देंगे। अच्छा, याद भी करवा देंगे, याद करने की टेंशन मत करना कि आपको मैंने बताया ये तालु है और चा वर्ग है, और थोड़ा सा दोनों को मिला के ऐसे याद कर लो, चालू तालु चालू एक ही बात है कि ता वर्ग कहां, वो सॉरी चा वर्ग कहां आएगा? तालु, चा भी आ गया, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि तालु भी आ गया, तो ऐसे करके याद कर लो, नहीं तो आपको फिर याद ही करना पड़ेगा तालु या तालव्य, और कोई तरीका नहीं है। फिर अगला देखो, टा वर्ग, टा बोल के देखें, टा ठा डा ढा ड़ा। अच्छा, मतलब आप ये सोचो कि जो भाषा वैज्ञानिक रहे होंगे कितनी मेहनत की होगी कि पहले कहां लग रहा है, फिर अच्छा यहां, और फिर और पीछे, मतलब कितना गहन चिंतन, गहन अध्ययन। तो अब जरा समझिएगा कि यहां पे अपना जीव बिल्कुल साइलेंट थी का वर्ग में, और आप देखेंगे कि साहब चा में थोड़ी सी ऊपर आई, और जैसी टा आए तो इनके अच्छा ऐसे मुंह फाड़ेगी जैसे मगरमच्छ की तरह। तो अब देखो टा ठा डा ढा, जीव सीधी पीछे की तरफ ऐसे खड़ी हो जाती। इसको मूर्धा कह रहे थे, मूर्धा या मूर्धन, क्या कह रहे थे? इसको मूर्धा या मूर्धन कह रहे हैं। ठीक है, मूर्धा या मूर्धन। अच्छी, अगली बात देखो, अब ता वर्ग पे आ जाओ। अब ता वर्ग पे आते हैं और इसको बोल के देखते हैं, और जीव पे ध्यान देना, ता था दा धा, जीव सीधी जाके टकराएगी। एक बात और समझ लो, हमारे मुख की इतनी बेहतर सुंदरता के पीछे दांतों का बड़ा अहम योगदान होता है। नहीं होते तो अपन बोल भी नहीं पाते। बुजुर्गों के जिनके दांत निकल जाते हैं, अब वो बेबसी में डेंचर लगवाते हैं, नहीं तो कुछ बोलेंगे कुछ निकलेगा, और चेहरे की बनावट बिगड़ेगी, वो अलग, दोनों बातें हैं। अब जरा समझना कि हमने जैसे ता था दा बोला, जीभ सीधी अंदर से ऐसे आती है और भलाव दांतों का सो रोक लेती है, ऊपर वाले दांतों से सीधे टकराती है। ता था दा धा ना, पंचमाक्षर थोड़े से अपवाद हैं, है ना, आपने भी बताया वही वाली बात है। तो इनका उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा? दंत। पा पे आ जाओ, पा वर्ग बोलते हैं, पा फा बा भा मा। अब जीव देखना, जीव कहां है? पा फा बा भा मा, पा फा, कंठ की तरह ये भी भाई साहब फिर से ऐसे बैठ के शांत रहेगी, जो तुम ही बोलो, हम नहीं बोल रहे, बहुत हो गई। पा फा बा भा मा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है होस्ट में, लिप्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका उच्चारण स्थल क्या बन जाता है? ओष्ठ। अब कभी पूछे अपने से कि बताओ स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25, 25। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और आपने देखा 5 ऐसे टोटल का से लेके मा तक 25 हो गए। अच्छा, इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा गया, समझ में आ गई बात? क्योंकि देख रहे ना, एक भी मुख में जगह नहीं छोड़ी, हमें नहीं पता था इतनी चीजें मुख में थी, मतलब ऐसे ऐसे नाम थे, उनके नाम पता चल गया, तो पता चल गया साहब यहाँ स्पर्श करते जीव, इसलिए इन सभी व्यंजनों का नाम क्या रख दिया? स्पर्शी व्यंजन। अब पूछेगा बताओ का वर्ग का उच्चारण स्थल? कंठ। फिर पूछेगा चा का बताओ, फिर पूछेगा चा के बाद टा का बताओ, फिर ता वर्ग का बताओ, पा वर्ग का बताओ, ओष्ठ। अच्छा, अब जैसे माना कि मैंने, आप इनको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, हम इनको यहां से एक तरीके से और याद कर सकते हैं। कैसे भाई? जिनको बाइक वगैरह का शौक होगा वो याद रखो KTM, कंठ तालु मुर्दा, ये एक सीक्वेंस में आएंगे। KTM कभी भूल जाए, पहले तालु आएगी कि मुर्दा आएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तक भूल जाता हूं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि KTM, तो कंठ तालु मुर्दा एकदम सीक्वेंस बनेगा। फिर कौन है? दांत है, फिर कौन है? ओष्ठ है। तो अब अपने को इससे क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे साहब, पहले कंठ, फिर तालु और फिर मुर्दा। तो ये अपने पास कितने हो गए? 25 व्यंजन की कहानी होगी। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन की बात होगी। इसके आगे की शेष चर्चा की कार्रवाई करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।